नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं हूं अमृता चौहान। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला तहसील में स्थित जुम्मा गांव में बादल फटने से भारी तबाही मची है। जुम्मा गांव के जामनी तोक में 5 और सिरोयार के तोक में 2 आवासीय भवन भी जमींदोज हो गए हैं। 3 लोगों की मौत की खबर है, 4 लोग लापता हैं। इस मौके पर राहत और बचाव कार्य के साथ ही लोगों को राहत सामग्री भी भेजी गई है। डीएम आशीष चौहान के मुताबिक इस क्षेत्र में सड़क मार्ग अवरुद्ध होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन हेलीकॉप्टर से कराए जाने के लिए इस क्षेत्र में हेलीपैड भी तैयार किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम भी इस क्षेत्र में भेजी जा रही है। इस घटना के बाद से एनएचपीसी परिसर भी भूस्खलन और जल भराव का खतरा बना हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारी पिथौरागढ़ डॉक्टर आशीष चौहान से फोन पर बातचीत की। जुम्मा गांव में भारी बारिश से हुए नुकसान की जानकारी ली है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि प्रभावितों को तत्काल हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए, साथ ही सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी क्षमता से चलाई जाए। वहीं घायलों का समुचित उपचार भी सुनिश्चित किया जाए। आपको बता दें कि कुछ लोग लापता हैं, उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाने की बात कही गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी ऑन है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 7 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया है कि कितने लोग हैं जो लापता हैं। ये माना जा रहा है कि 4 लोग लापता हैं, लेकिन इसकी संख्या बढ़ भी सकती है। तो जुम्मा गांव में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। 7 घर जमींदोज हुए हैं, 3 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोग लापता हैं। ये कहा जा रहा है, माना यह भी जा रहा है कि ये लापता होने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची हुई है। सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी कोताही न बरती जाए, रेस्क्यू ऑपरेशन भी तेजी से चलाया जाए, लोगों को यहां पर राशन की सुविधा भी मुहैया कराई जाए। गायब होने की या मलबे में दबे होने की सूचना प्राप्त हुई है। हमारी पूरी टीम वहां पर भेज दी गई है। जिलाधिकारी वहां चले गए हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सारी टीमें वहां चली गई हैं और जो भी ज़रूरी वहाँ के लिए इंतजाम हैं वो किए जा रहे हैं। साथ में 300 अभी तक बरामद बच्चों के हो गए हैं, 4 अभी भी नहीं मिल पाए हैं। हम लोग सारी जो अपडेट्स हैं उनको ले रहे हैं और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी वो भी बरामद हों और जो लोग जिनके घर वहाँ पर बह गए हैं उनको अन्य स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। दवाइयों से लेकर खाद्यान्न तक जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसको हम फौरी तौर पर कर रहे हैं। और साथ में मैं स्वयं वहाँ जाना चाह रहा था, लेकिन बीच में अभी मौसम की खराबी के कारण से अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। कल रात की अतिवृष्टि और काफ़ी तेज़ बारिश के कारण वहाँ धारचूला में जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें जुम्मा के जामुनी गांव में, जो कि तपोवन से थोड़ा सा ऊपर है, वहाँ पे 7 लोगों के मिसिंग होने की या लैंडस्लाइड में दबने की इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो उसमें से 2 बॉडीज़ को रिकवर किया जाना भी सूचित किया गया। इसके अलावा एक गाँव में कुछ पशुओं के दबे होने की भी सूचना मिली है। तरकोट जो धारचूला का ही ऊपर का एरिया है, वहाँ पे 2 लोगों की डेथ का भी इंफॉर्मेशन है। और हमारी तरफ से एसडीआरएफ की टीम, तहसील का जो प्रशासन है या पुलिस प्रशासन है उनकी तरफ से। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता देहरादून से संदीप नेगी जुड़ गए हैं। संदीप, क्या अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए चूंकि रेस्क्यू का काम लगातार जारी है और एसडीआरएफ के साथ साथ एनडीआरएफ के साथ साथ जो स्थानीय प्रशासन भी है वो लगातार वहाँ पर रेस्क्यू कर रहा है। हाल फिलहाल में अगर मैं बात करूँ तो 3 जो बालिकाएं हैं उनके सब जरूर मिले हैं और कहीं ना कहीं जो अभी भी जो 4 लोग वहाँ पर लापता बताए जा रहे हैं और सीधे तौर पर जब तक ये सब नहीं मिल जाते हैं तब तक कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये बिल्कुल जारी रहेगा। और सीधे तौर पर चूंकि स्थानीय लोगों का यहाँ पर जिस तरह से कहना है कि कुछ लोग और भी दबे सके वहाँ पर हो सकते हैं, तो उनके खिलाफ कहीं ना कहीं जो सरकार है उसका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सीधे तौर पर कहा है कि जब तक पूरी तरह से वहाँ पर जो भी जो संभावनाएं हैं वो पूरी नहीं हो जाती हैं तो उनको लेकर भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। इसके लिए हेलीपैड भी वहाँ पर बनाया जा रहा है, क्योंकि अगर हेली से अगर मदद लेने की अगर बात आएगी तो उसकी भी पूरी से वहाँ पर तैयारियां कर ली गई हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको अगर बता दूं कि क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से बारिश का माहौल वहाँ पर लगातार बन रहा है और कई जगहों पर जो संपर्क मार्ग हैं, आवागमन मार्ग हैं, वो बिल्कुल पूरी तरह से बाधित हो चुके हैं। तो ऐसे में जो खाद्यान्न सामग्री है या फिर राहत सामग्री है और जो रेस्क्यू के लिए जो उपकरण है उनको लेके जाने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जो दिक्कत सामने आ रही है। यही वजह है कि वहाँ पर अब हेलीपैड
बनाने की जो तैयारी है वो प्रशासन द्वारा की जा रही है, चूंकि हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहाँ पर रेस्क्यू किया जाए या फिर जो राशन की जो सामग्री है, खाद्यान्न सामग्री है, वो उन लोगों तक पहुँचाई जाए। ये सबसे बड़ी वहाँ पर दिक्कत आ रही है। हालांकि वहाँ पर जो मौके मुआयने पर वहाँ के जो जिलाधिकारी आशीष चौहान है वो भी लगातार मौका मुआयना वहाँ पर कर रहे हैं। इसके अलावा भी अगर स्थानीय प्रशासन की अगर बात करें तो वो भी बादल फटने के तुरंत बाद से वो लोग वहाँ पर आ गए थे। और अभी की अगर बात करूँ तो जो 3 जो बच्चियाँ हैं, छोटी बच्चियाँ हैं, उनके सब वहाँ पर मिले हैं। और इसके अलावा अभी जो 4 लोग और हैं वो गुमशुदा बताए जा रहे हैं, जो कि स्थानीय लोगों का यहाँ पर। आप कह रहे हैं कि 3 बच्चियों के शव बरामद हुए हैं, क्या ये एक ही परिवार की बच्चियों के शव थे? जी बिल्कुल, ये फिलहाल इस पूरे मामले की अभी तक जानकारी जुटाई जा रही है कि ये संभवतः एक ही परिवार के हैं या फिर अलग अलग परिवारों से हैं। इसकी अभी जो पूरी जो लिस्ट है वो हाल फिलहाल में आई नहीं है, लेकिन संभवतः ये भी बताया जा रहा है कि ये जो एक मकान था उसी मकान से जुड़े हुए ये कुछ परिवार थे। तो ऐसा भी संभव माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये एक ही परिवार की जो बालिकाएं हैं वो जरूर यहाँ पर रही होंगी। हाल फिलहाल में अगर प्रशासन वहाँ पर पूरी तरह से मौका मुआयना कर रहा है, एक पूरी लिस्ट वहाँ पर तैयार की जा रही है कि कौन कौन ये लोग थे और जो लोग दबे हैं उनका परिचय क्या है। तो ये पूरी जो लिस्ट है ये वहां पर तैयार की जा रही है। और रेस्क्यू की बात अगर हम करें तो चूंकि थोड़ा मौसम हालांकि वहां पर थोड़ा लगभग खराब भी हो रहा है और जो आवागमन के मार्ग हैं वो बिल्कुल वहां पर बंद पड़े हुए हैं। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं वो वहां पर जरूर आ रही हैं। जी संदीप, आपने कहा है कि अभी राहत सामग्री भी नहीं पहुंचा पाए हैं क्योंकि हेलीपैड बनाया जा रहा है। तो ऐसे में जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको राहत सामग्री अगर नहीं पहुंचेगी तो आपको नहीं लगता है कि भारी परेशानी हो जाएगी? कोई बीच का रास्ता निकलना चाहिए। जी बिल्कुल, स्वाभाविक सी बात है, चूंकि जिस जगह ये बादल फटा है वो काफ़ी दूरस्थ की जगह है। वहाँ पर अनुमानित, क्योंकि सामान्य तौर पर एक सड़क मार्ग ही वहाँ पर विकल्प है कि वहाँ पर लेके जाए जो खाद्यान्न सामग्री है। लेकिन इस वक्त अगर मैं बात करूँ तो हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि जो आवागमन मार्ग है वो बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन ने उसको आदेश दिया है कि वो वहाँ पर जो हेलीपैड बनाए, ताकि हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो राहत सामग्री है, खाद्यान्न सामग्री है, वो उन लोगों तक पहुंचाई जाए। कहीं ना कहीं दिक्कतें वहां पर जरूर हैं, लेकिन इसके लिए प्रशासन और भी कोई विकल्प वहां पर जरूर निकालने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उन जगहों पर जो स्थानीय प्रशासन की जो टीम है, सड़क मार्गों को खोलने के लिए भी लगातार जो मशीनें हैं सरकार की, वो भी उन जगहों को खोलने का हमारे साथ बने रहिए। एसडीआरएफ के अधिकारी का क्या कहना है, डीआईजी का क्या कहना है इस पूरे मामले पर, जो रेस्क्यू कर रहे हैं और नजर रख रहे हैं, लोगों तक सुविधा मुहैया करा रहे हैं, उनका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है? चलिए आपको हम दिखाते हैं। जो हमें सूचना प्राप्त हुई थी उसके अनुसार लगभग 7 लोगों के मिसिंग होने की संभावना थी, जिसमें से 3 बच्चियों की डेड बॉडीज रिकवर कर ली गई है। 2 महिलाएं अभी भी हमारी ग्राम ये तोक जामुनी में मिसिंग हैं और ग्राम तोक सिरोधार जो है वहाँ पर 1 महिला और 1 पुरुष मिसिंग है। तो ये मलबे में इनके दबे होने की संभावना है और एसडीआरएफ और पुलिस की टीम्स जो है सर्च ऑपरेशंस अभी। संदीप, अभी जिस तरह से एसडीआरएफ की डीआईजी थी उनका कहना था कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, अभी क्या कुछ जानकारी है? अभी क्या किसी की बॉडी मिली है या फिर किसी को बचाया गया है, इस तरह की कोई खबर? जी बिल्कुल, देखिए, चूंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रेस्क्यू कार्य है वो लगातार वहाँ पर जारी है। एसडीआरएफ के साथ साथ जो एनडीआरएफ की टीमें भी हैं वो भी वहाँ पर मुस्तैद हैं। उसके अलावा जो स्थानीय प्रशासन की जो टीमें हैं वो भी वहाँ पर लगातार मुस्तैद हैं। अभी तक अगर मैं बात करूँ तो 3 जो बच्चियों के सब वहाँ पर जरूर मिले हैं, लेकिन जो जिस तरह से स्थानीय लोगों का कहना है कि अभी भी 4 लोग कहीं ना कहीं और हैं, वो होने की आशंका है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू कार्य है वो लगातार चल रहा है। लेकिन जिस तरह से एसडीआरएफ का कहना है कि 3 जो बच्चियाँ हैं उनके सब बरामद कर लिए गए हैं, तो उनके परिवार वालों का यह भी कहना है कि जो 4 लोग और हैं उनके लिए जो रेस्क्यू कार्य है वो लगातार वहां पर किया जाएगा। और जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीधे तौर पर आदेश दिए हैं कि उनका कहना है कि जब तक ये पूरी जो रेस्क्यू कार्य है, जो सभी लोग वहां पर उनकी बॉडी या फिर जो लोग उनको बचाए नहीं जाते, तब तक रेस्क्यू कार्य बिल्कुल यथावत चलता रहेगा। इसके लिए सरकार की ओर से जो पूरा जो तंत्र है वो लगातार। संदीप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपको बता दें कि जिस ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह से यहाँ पर लोग लापता हैं और 4 लोग लापता हो चुके हैं। एनएचपीसी परिसर में भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। 3 डेड बॉडी बरामद की गई हैं। चिकित्सा की व्यवस्था भी यहां से की जा रही है। सीएम धामी ने कहा है कि जो भी सुविधा मुहैया करानी होगी उसको तुरंत कराया जाए, लोगों तक हर सुविधा पहुंचाया जाए, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जुम्मा गांव में बादल फटने से यह भारी तबाही हुई है।
वहीं क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से ग्राम सभा हरकोट के नाले उफान पर हैं, जिससे लोगों को नाला पार करके जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और खास तौर से बच्चों की जान का ज्यादा खतरा है। 20 से 25 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें रोजाना इसी रास्ते से होकर स्कूल जाना पड़ता है। तो ये पानी की धार आप देख सकते हैं कि कितनी तेज है और यहीं से होकर ये बच्चे गुजरते हैं, रोज ये स्कूल जाते हैं। गनीमत है कि अभी तक कोई हादसा नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से ये लोग यहाँ से गुजरते हैं, नाला पार कर स्कूल जाते हैं और नदी उफान पर है, ऐसे में अगर कोई हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। और अब बढ़ते हैं आगे। मूसलाधार बारिश से ग्राम सभा हरकोट के नाले उफान पर हैं, जिससे लोगों को नाला पार कर जाना पड़ता है और बच्चों को ज्यादा जोखिम उठाना पड़ता है। तो डोईवाला के पर्वतीय क्षेत्र थानों न्याय पंचायत का मुख्य रास्ता भी मलबा आने से पूरी तरह से बंद हो गया है। ये डोईवाला की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों की 25 बीघा फसल बर्बाद हो गई है। साथ ही ग्राम सभा सिंघवाल गांव का संपर्क भी मलबा आने की वजह से पूरी तरह से टूट चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके घर के पास दरारें तक आ चुकी हैं। उनकी 20 से 25 बीघा खेती बर्बाद हो गई है। ग्राम प्रधान प्रदीप सिंघवाल का कहना है कि नाही कला और सिंघवाल गांव ग्राम सभा के लगभग 8 से 10 गांव, जिसमें 150 से 200 परिवार रहते हैं, उनका भी मुख्य मार्ग से संपर्क कट चुका है। तो एक तरफ हमने बताया कि किस तरह से बच्चों को परेशानी होती है आने जाने में, और डोईवाला में मलबा आने से गांव का संपर्क कट गया है। लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। जो किसान खेती कर रहे हैं उनकी कई बीघा फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। खतरे के दायरे में गांव के 200 परिवार आ चुके हैं। पर्वतीय क्षेत्र है और भारी बारिश की वजह से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। ये तो ऐसा है कि मतलब अब आज से पहले भी बारिश हुई, भूस्खलन पहले भी हुई है, बारिश भी हुई, हर साल ही बारिश होती है। लेकिन ये जब से ये ज़मीन वाले घुसे, हर साल मशीनें लगती हैं, नीचे से जब कटाव जड़ कट जाएगी, ऊपर से धंसेगा ही। इस चक्कर में हमारी ज़मीन मेरी 3-3.5 बीघे ज़मीन नीचे आ गई नदी में। ये रात को अत्यधिक वर्षा के कारण हमारा रास्ता काफ़ी बंद हो गया है। इससे बड़ी हमें क्या बोलते हैं, बड़ी लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये रात को लगभग आज का, और लोगों का जो बाहर जो किसी ने ज़मीन ले रखी है तो अपनी ज़मीनों को प्लेन करते हैं लोग, तो प्लेन करने से वो ज़मीनों का सारा कटाव हो रहा है, तो लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें सिंधवाल गाँव नाही कला के काफ़ी लोगों का आवाजाही बिल्कुल बंद हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को निष्काम कर्म के लिए सदैव समर्पित रहने, दीन दुखियों और समाज के उपेक्षित वर्ग के कल्याण का संदेश दिया है। उनका जीवन संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रेरणादायी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी से कोरोना नियमों का पालन करने के लिए भी कहा है। उन्होंने कहा है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार कोरोना के नियमों का पालन करते हुए मनाएं। नमस्कार मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, मानवता को भक्ति ज्ञान और कर्म का मार्ग दिखलाने वाले भगवान विष्णु के अवतार श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के इस पावन पर्व पर आप सभी को मेरे ओर से अनेकानेक शुभकामनाएं। प्रेम और ज्ञान के प्रणेता योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेकर मैं मुख्य सेवक के रूप में आप सभी को यह विश्वास दिलाता हूं कि हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में इस देवभूमि उत्तराखंड की पुरातन संस्कृति की रक्षा करेंगे और उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य के रूप में विकास के पथ पर गतिमान करेंगे। पुनः आप सभी को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। हर साल की तरह इस साल देहरादून पुलिस लाइन में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां जोरों पर है और सभी 13 जिलों से पुलिसकर्मी अपनी अपनी झांकी लगाएंगे। साथ ही मंदिर परिसर में शाम 5 बजे के बाद से ही श्रद्धालु कृष्ण लला के दर्शन के लिए आएंगे और रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा और मंदिर के सभी कपाट भी खोल दिए जाएंगे। मंदिर के पुजारियों ने क्या कुछ कहा है हम आपको दिखाएंगे। हमारे संवाददाता संदीप नेगी ने मंदिर परिसर का जायजा लिया है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं मंदिर के पुजारी।
को लेकर तैयारियां लगातार जोरों पर हैं। दूसरी तरफ एक खास तस्वीर आपको बताऊंगा, ये भगवान कृष्ण का मंदिर है और यहाँ पर जिस तरह से आप देख पा रहे हैं बिल्कुल कि इस तरह यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण की जो झूला है उसको बेहद खूबसूरती के साथ सजाया गया है और 12 बजे रात को यहाँ पर कपाट खुलेंगे। यहाँ श्री कृष्ण को यहाँ पर दर्शाया गया है। इसके अलावा अगर पूरी झांकी की अगर बात करूँ तो कहीं ना कहीं जो तैयारियाँ हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से जोरों पर हैं। क्या कुछ यहाँ पर पुजारी जो यहाँ पर हैं उनका कहना है कि किस तरह जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर चलेगी। भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी चूँकि पूजा पाठ की? देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूँगा 8:30 बजे से लोग दर्शन करने के लिए आने लगते हैं, लेकिन विशेष पूजा का जो टाइम रहता है जब भगवान कृष्ण जी का जन्म हो जाता है 12 बजे, उस टाइम हमारे अधिकारी गण आते हैं, उनके सहयोग से उनके हाथों के द्वारा यहाँ विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। यमुनोत्री धाम हो गया, गंगोत्री धाम हो गया, बद्रीनाथ और केदारनाथ जी को विराजमान किया गया है। और ये टिहरी झील के द्वारा जिस तरह से हमें उत्तराखंड और अन्य जिलों को भी हमारी लाइट मिल रही है, ये सारी सजावट के द्वारा से जो गांव हमारे बसे हुए हैं, जो बाहर का आदमी कभी गांव ना गया हो, उस माध्यम से एक झांकी के तौर पर हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को जान सके। और ये जो जन्माष्टमी का त्यौहार ये पुलिस में विशेष तौर पर मनाया जाए क्योंकि कारागार से संबंधित है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप अगर मैं सीधे तौर पर कहूँ कि जो उत्तराखंड है वो देवभूमि और पूरे देवभूमि के जितने भी मंदिर हैं, चारों धाम हों या तमाम जो मंदिर हैं, उन मंदिरों को यहाँ पर दर्शाया जाएगा झांकियों के माध्यम से। तैयारियों की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो महिला पुलिसकर्मी हैं वो भी यहाँ पर लगभग पूरी तरह से तैयारियाँ कर रही हैं। और इसके अलावा अगर पूरे परिसर की अगर मैं बात करूँ तो आप देख पा रहे हैं कि जो तैयारियाँ हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से जोरों पर हैं। शाम को यानी कि 5 बजे के बाद कहीं ना कहीं जो श्रद्धालुओं का आना यहाँ पर शुरू हो जाएगा और रात के 12 बजे यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के कपाट खुलेंगे और भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ संदीप नेगी, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। खबर नैनीताल से, जहां पर पर्यटन का सीजन खत्म होने के बाद सरोवर नगरी में सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन 3 दिनों की छुट्टियों से सरोवर नगरी फिर से सैलानियों से गुलजार हो उठी है, जिससे पर्यटक कारोबारियों में खुशी की लहर है। और वीकेंड में कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार आने से सैलानियों की खासी भीड़ भी नजर आ रही है। आपदा और ओलावृष्टि की मार से 2-4 हो रहे उत्तराखंड में राज्य के आपदा मंत्री का प्री भूकंप अलर्ट ऐप तो फेल हो गया था। अब बारिश कम ज्यादा कराने व बारिश को डाइवर्ट करने का ज्ञान आपदा मंत्री धन सिंह रावत ने दिया है। इतना ही नहीं, इस विदेशी तकनीक को वो भारत सरकार के सामने भी प्रस्तुत करेंगे। आप भी सुनिए मंत्री जी का ये रोचक ज्ञान। कमेटी एक रिपोर्ट ये बनाएगी, उसने आईआईटी रुड़की को भी हमने जोड़ा है, जो हमारे अनुसंधान केंद्र है उनको भी जोड़ा है, 3-4 लोगों को जोड़ा है उसमें। और उसमें हमने कहा है कि वो ये तय करेंगे कि हमको किस क्षेत्र में कितनी आपदा आने वाली है, और वो ताकि हम वहाँ अलर्ट कर देंगे पहले लोगों को भी। और अपनी जितनी मशीनरी हमारी, चाहे पीडब्ल्यूडी का है, चाहे सिंचाई विभाग का है, चाहे कोई भी विभाग है, चाहे स्थानीय प्रशासन है। अब तो एक ऐसा ऐप भी आ रहा है कि जो कह रहा है कि अगर कहीं पे ज़्यादा बारिश होती है तो बारिश को थोड़ा आगे पीछे वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जो भारत सरकार को मैं उस प्रेजेंटेशन को दिखाने वाला हूँ, और भारत सरकार अगर उसमें अनुमति। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।